नमस्कार भाइयों बहनों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक। और आज हमारे अपने चैनल हम तुम के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे एक अपने भारत के ऐसे नायक की जिनकी प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका रही और उनसे जुड़ी कुछ निशानियां जो कि इजराइल में हैं। और कैसे एक भारतीय सैनिक, एक भारतीय फौजी मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट के एक देश का हीरो बन जाता है। वहाँ के करिकुलम में उनके बारे में पढ़ाया जाता है और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के इतिहास में अपनी लिमिटेशंस के कारण अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बृहद इतिहास का गहन अध्ययन नहीं कर रहे हैं विश्व युद्ध के इतिहास का, तो आप उनका नाम शायद नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्रीज को पढ़ेंगे तो आप उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित पाएंगे। तो ऐसे ही भारत के बहुत बड़े नायक जिन्होंने विश्व युद्ध में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ाई लड़ी और बहुत बड़ा उनका रोल था, ऐसे ठाकुर दलपत सिंह शेखावत जो कि भारत के राजस्थान के रहने वाले थे, उनसे जुड़ी कुछ निशानियां जो कि जिनको हीरो ऑफ हाइफा, हाइफा एक शहर है इजराइल में बहुत बड़ा, उसका नायक भी बोला जाता है, तो हीरो ऑफ हाइफा भी बोला जाता है। ऐसे भारत के नायक ठाकुर दलपत सिंह, उनसे जुड़ी कुछ निशानियां, उनके साथ जिन लोगों ने उनके कमांड में, उनके अंडर वीरगति प्राप्त करी बैटल ऑफ हाइफा में, हाइफा के युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उनकी कुछ निशानियां, उनके विजिट करेंगे, घूमेंगे, जानेंगे। तो चलिए हम अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। मैं अभी अपने जस्ट हॉस्टल से निकला हूं और आप लोग आसपास का थोड़ा व्यू देखिए। अपने जस्ट हॉस्टल से निकला हूं, यहाँ से 7 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। तो चलिए हम बस के द्वारा यात्रा करेंगे और यात्रा के दौरान ही ठाकुर दलपत सिंह के बारे में, इसके साथ साथ उस समय की क्या देश की स्थिति थी, भारत की स्थिति क्या थी, जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजघराने थे, उनकी क्या स्थिति थी, वो लोग किस कदर, मतलब उनके पास सच में पावर थी या नहीं थी, या वो अंग्रेजों के अगेंस्ट खड़े थे, सहयोग कर रहे थे, इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, जिससे आपको उस समय की जो भौगोलिक स्थिति थी, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी, उसके बारे में थोड़ा अंदाजा हो जाए। और फिर हम ठाकुर दलपत सिंह के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, या उस समय जो राजपूत कम्युनिटी थी उसका क्या रोल था भारत के राजनीतिक योगदान में, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा बृहद से बात करेंगे। 19वीं शताब्दी के अंत आते आते दुनिया के नक्शे पर ब्रिटेन एक बहुत ही शक्तिशाली देश बनकर उभर चुका था और दुनिया की करीब करीब 23% जनसंख्या पर इसका साम्राज्य स्थापित था, जो कि एशिया, अमेरिका, अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में फैला हुआ था। 20वीं सदी के प्रथम दशक में यूरोपीय देशों की अंतर्कलह के साथ साथ जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति और कई और देशों के बीच द्विपक्षीय त्रिपक्षीय संधियों की वजह से यूरोप में जो राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई, उसके दबाव और उसके भय में आकर ब्रिटेन ने अपने कॉलोनाइज्ड किए हुए राज्यों और वहाँ की रियासतों को ये दबाव डालना शुरू किया कि उनकी अपनी सेना की टुकड़ियाँ ब्रिटेन की इंपीरियल आर्मी में शामिल की जाएं। इसी दबाव में आकर भारत की भी कई रियासतों ने अपनी सैन्य टुकड़ियां ब्रिटेन की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए भेजी। ब्रिटेन, जो कि मित्र राष्ट्रों की तरफ से फ्रांस, रूस और बाद में यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहा था, इसका सामना केंद्रीय शक्तियां, जिनमें कि जर्मनी बहुत स्ट्रांग था उस टाइम पे, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इसके साथ साथ ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया जैसे जो देश थे, उनके सामने लड़ाई लड़ रहा था। इस लड़ाई में एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य जो कि ऑटोमन साम्राज्य था, वो आज के इजराइल, यमन, लेबनान जैसे देश जहाँ पर हैं, उस जमीन पर। तो इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप जस्ट गूगल या जो भी वेब ब्राउजर आप यूज करते हैं उस पर आप केवल हीरो ऑफ हाइफा, हीरो ऑफ HAIFA, हाइफा अगर आप डालेंगे तो आप थोड़ा सा हिस्ट्री एक बार पढ़ लीजिए, या फिर वीडियो के बाद अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो मैं कुछ रेफरेंस भी देने वाला हूँ, कुछ बुक्स के या कुछ ब्लॉग्स के जिन लोगों ने उनके बारे में लिखा है। तो जो नायक जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनका नाम ठाकुर दलपत सिंह शेखावत है, इनका जन्म, ये लोग राजस्थान के शेखावटी जो क्लान है, जो शेखावटी क्लान है, अगर आप राजपूतों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लान रह चुका है। आपको क्लान मतलब क्लान ऐसे शुद्ध हिंदी तो कबीला होती है, बट कबीला कहने थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आप जैसे जानते होंगे उत्तर प्रदेश में बैसवाड़ा है, ऐसे ही बहुत सारे जो राजपूतों के जो कम्युनिटी गोत्र के हिसाब से शायद डिसाइड होता होगा, तो उनके अपने अपने रीजन होते थे। तो राजस्थान में शेखावत क्लान जो है, शेखावटी क्लान बोलते हैं जिनको, वो बहुत स्ट्रांग रहा। मतलब उन लोगों का जो योगदान किसी भी जिस भी
प्रिंसली स्टेट मतलब राजघराने के आसपास वो लोग रहे, उनकी सेना में उनका योगदान काफी बड़ा हमेशा से रहा। तो ठाकुर दलपत सिंह शेखावत का जन्म जो शेखावती क्लान है जोधपुर रीजन का, जो राजपूतों का एक क्लान है, कबीला है, उसके नवलगढ़ नामक जो जगह है, अगर आप कभी, क्योंकि मैं जा चुका हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ, अगर आप सीकर से झुंझुनू या 22 वर्षा झुंझुनू से सीकर की तरफ जाएंगे तो ये करीब करीब मिड पॉइंट पे पड़ता है, बीच में पड़ता है, एक जगह है नवलगढ़। आप अगर कभी मौका मिले, आप अगर जाएं उधर घूमने के, तो आप पाएंगे कि अभी भी वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कोठियाँ। उसका एक कारण ये भी रहा कि काफ़ी लेट तक ये लोग बहुत प्रॉस्परस थे, बहुत समृद्ध थे, और उसकी वजह से वहाँ पे बाद में बहुत सारे इंडस्ट्रियल घराने मतलब बिजनेस घराने, बहुत सारे जो आज हम नाम सुनते हैं ना, बिरला, गोयनका, इस टाइप के, मैं एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा कि कौन कौन से, या मैंने इतना पढ़ा भी नहीं उनके बारे में, कौन कौन बिजनेस घराने इन जगह नवलगढ़ से बिलोंग करते हैं। बट अगर आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे, क्योंकि समृद्ध एक स्टेट था, तो नवलगढ़ में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता थे वो कर्नल हरि सिंह शेखावत। वो देवली, अगर आप जयपुर कभी गए हो, जयपुर के आसपास की जगहों का आपको थोड़ा ज्ञान हो, तो देवली जो जगह है वो टोंक के पास है। वहां के बाद में वो महाराजा भी बने, क्योंकि वो आर्मी में बहुत स्ट्रांग थे, तो उनको जो उनके सुपीरियर अंग्रेज उस टाइम पे थे, वॉरियर थे, उन्होंने उनको वहां का महाराजा या उनको उनकी चार्ज दे दी थी, ठीक है। तो कर्नल हरि सिंह के पुत्र थे ठाकुर दलपत सिंह शेखावत, और वो बहुत कम एज में, शायद 16 या 18 की आसपास की एज में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, पहले वो तो जो ज्वाइन किए वो तो जोधपुर लेंसर्स, आपको पता होगा कि हुआ क्या, जो मैंने अभी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दिया आपको पहले कि 1900 के आसपास जो ब्रिटिश एम्पायर था वो दुनिया में बहुत स्ट्रांग हो गया था एक्चुअली। तो उन्होंने भारतीय राजा रजवाड़ों पे ये प्रेशर डाला कि आपको अपने, क्योंकि भारतीय राजा रजवाड़ों की जो आपसी लड़ाइयाँ थी वो तब तक करीब करीब खत्म होने जा रही थी, नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं बची थी। नाम मात्र के महल तो उनके पास थे, बट उस तरह की मतलब कर जो इनकम टैक्स वगैरह लिया जाता था किसानों से, या जो कारीगर कामदार मजदूर लोग थे, वो तब तक करीब करीब उन लोगों ने अपने हाथ में, अंग्रेजों ने अपने हाथ में कर लिया था। ये लोग कलेक्शन करते थे, बट बहुत सारा हिस्सा अंग्रेजों के पास जाता था। तो अंग्रेजों ने इन प्रिंसली स्टेट्स को बोला कि आप अपनी आर्मी मुझे दीजिए, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। मैं ये जो अभी बात करने स्टार्ट जा रहा हूँ उसकी वर्ल्ड वॉर 1 की बात 1914-15 के आसपास की बात है। तो कुछ लोगों ने थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाया, कुछ प्रतिरोध पैदा किया कि नहीं हो पाएगा, बट धीरे धीरे आप इतिहास अगर पढ़ेंगे तो पाएंगे कि धीरे धीरे बहुत सारे राजा रजवाड़े, ग्वालियर उनमें बहुत पहले था जिन्होंने स्टार्ट किया, तो अपनी अपनी सेना की टुकड़ियां अंग्रेजों के आर्मी में भेजना स्टार्ट कर दी। एक समस्या और भी थी, अगर आप मतलब कभी कभी हमें लगता है इतिहास के बारे में कि राजा रजवाड़ों ने ऐसा क्यों किया, अंग्रेज हमारे दुश्मन थे, इसके बावजूद उन्होंने सहयोग किया। लेकिन सच्चाई ये भी, अगर आप उस समय की बात, जब आप उस टाइम फ्रेम में आप जाके सोचें, तो आप पाएंगे कि उस टाइम पे जो राजपूत क्लान थे ना, राजपूत जो कम्युनिटी थी, उनका काम ही एक था लड़ना। और अगर आपके पास आपस की लड़ाइयाँ खत्म हो गई ना, आप एक प्रिंसली स्टेट दूसरे से नहीं लड़ रहा है, तो जो सेना है उसका खर्चा, उसको आप कहीं कहीं से कमा नहीं रहे, तो आप कैसे पे करेंगे। दूसरा, जैसा अभी अपने यहाँ होता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, फेडरल मतलब इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस और पुलिस, तो एक अंतर दिखता है ना। उसी तरीके से उस टाइम पे भी अगर आप ब्रिटिश आर्मी में हैं तो आप कहीं ना कहीं एक ऊंचे ओहदे पे माने जाते थे। इस वजह से काफी लोग जाना पसंद भी करते थे। तो जब प्रिंसली स्टेट्स को ये मतलब ये अंदाजा लगा कि कहीं ना कहीं सेना भी चाहती है, जो हमारे सैनिक हैं वो भी चाहते हैं कि इतनी ट्रेनिंग के बावजूद हम यहाँ पे खाली बैठे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी सेवा देने का मौका मिलना चाहिए। तो प्रिंसली स्टेट्स ने अंग्रेजों के और ज्यादा सगे बनने की कोशिश, कुछ लोगों ने इस वजह से कि ज्यादा सगे बन जाए, कुछ लोगों ने जस्ट फॉर द लॉजिस्टिकल रीजन ऐसा किया कि उन्होंने अपनी सेनाएं उनको देना शुरू कर दी, मतलब अंग्रेजों को देना शुरू कर दी। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो स्पेशली जो मेन काम था, 3-4 टुकड़ियां थी, मतलब प्लाटून बोलो या शायद ब्रिगेड लेवल की, जिसमें 5000 तक के सैनिक हो सकते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में। अपने यहाँ की ब्रिगेड में उस टाइम पे करीब करीब 5000 सैनिक तक हो सकते थे। स्टार्टिंग में जो मेन काम भारतीय सेना का था, क्योंकि अंग्रेजों को ऐसा लगा कि इनके पास उस टाइप की मशीन गन, क्योंकि हमारे पारंपरिक जो औजार थे वो तलवार, भाला, कांदा ये सब था, इस वजह से उनको ऐसा लगा कि ये लोग शायद तोप, गोला इन सब में नहीं इतने एक्सपर्ट हैं, तो इनको लॉजिस्टिकल काम के लिए, सामान सप्लाई करो, ट्रेनिंग मतलब घुड़सवारी वाले काम, इस टाइप के कामों के लिए रखा गया था। बट उन्होंने पाया कि क्योंकि ट्रेडिशनली लड़ाके लोग शामिल हुए,
तो वो लोग इतने एडॉप्टिव थे, मतलब वो चाहते थे कि आप कुछ भी काम कराओ बट हमें युद्ध क्षेत्र में भेजो। इस वजह से अंग्रेजों ने पाया कि ये लोग तो बहुत स्ट्रांग हैं और इनकी जो लर्निंग क्यूरियोसिटी है, मतलब वो एक्चुअली चाहते हैं कि मुझे नए जो अत्याधुनिक औजार हैं जो उस टाइम पे रहे होंगे आप उनके अंग्रेजों के, उनको दो, ऐसा उनके जो हिंदुस्तानी सैनिक हैं वो चाहते हैं। तो अंग्रेजों ने इनको धीरे धीरे ट्रेनिंग स्टार्ट करी और ये लोग काफी स्ट्रांग हो गए। तो जो पहले तो उनको भारत में ही यूज किया गया बहुत सारे मोर्चों पर। इसके बाद जो स्टार्टिंग का काम था, मतलब जो अंग्रेजों ने भारतीयों को दिया जो रियल बैटलफील्ड में भेजने के लिए, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको बैकग्राउंड दिखाता हूँ, क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली मेरा ही फेस रहेगा तो फिर स्टोरी मतलब उतनी इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। तो मैं आपको बैकग्राउंड में मैं एक ऐसी जगह पे घूम रहा हूँ जो कि बहुत ऐतिहासिक है। तो भारतीय सैनिकों की इनिशियल ट्रेनिंग के बाद जो शुरुआती तैनातियां हुई जहाँ पे उन्हें भेजा गया एक्चुअल बैटलफील्ड में, वो मोस्टली बर्मा, जो कि भारत का ईस्टर्न साइड, जो आज के अपने सेवन सिस्टर्स मतलब जो स्टेट्स हैं आसाम और उन सब में, उन वाली एरियाज में उनके लिए जो लड़ाइयाँ जहाँ पे हो रही थी। उसके अलावा दूसरा नॉर्थ वेस्ट में, मतलब अफगानिस्तान के आसपास, क्योंकि अफगानिस्तान के आसपास एक्चुअल में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था अंग्रेजों को। तो उस तरफ भेजा गया। जब वहां पे बहुत अच्छी सक्सेस मिली, जब भारतीय जो लड़ाके थे, जो भारतीय जो सैनिक थे, जो कि अलग अलग टुकड़ियों के थे भारत के, जैसे जोधपुर लेंसर्स थे, हैदराबाद लेंसर्स थे, ग्वालियर के थे, और अलग अलग टाइप की थी। कुछ कुछ गोली बारूद धमाका ये करने वाले थे, कुछ लोग घुड़सवारी अच्छी करते थे, कुछ डेजर्ट लेंसर्स थे, मतलब जो ऊंट की सवारी करते थे। तो अलग अलग लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो अंग्रेजों को लगा कि वाई नॉट, लेट्स यूटिलाइज देम इन द वर्ल्ड वॉर ऑल्सो, राइट। तो वो लोग उनको कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर में ले आए, मतलब वर्ल्ड वॉर के युद्ध क्षेत्र में। तो सबसे पहले इनको लाया गया समुद्री रास्ते से, सुएज कैनाल की तरफ से, इजिप्ट में, मतलब जो अपना इजिप्ट है वहां पे इनको लाया गया। और फिर काफी दिनों तक, करीब करीब 1 डेढ़ महीने तक इनको सुएज कैनाल के आसपास ट्रेनिंग दी गई। और ये बोला गया कि आपकी, क्योंकि सुएज कैनाल अगर आप इतिहास में देखेंगे तो बहुत बड़ा रोल अदा करता है यूरोप को एशिया से जोड़ने के लिए। भारत का जितना भी व्यापार होता था या हो रहा है अभी भी इवन, वो सुएज कैनाल के थ्रू ही होता है, जितना समुद्री रास्ते से भी व्यापार होता है। तो सुएज कैनाल की देखभाली रखवाली करने के लिए इनको रखा गया था। अच्छा, आपको बताऊं, उस टाइम पे ये पूरा जो मिडिल ईस्ट के एरिया था, इस पे ऑटोमन एम्पायर, मतलब एक तरीके से टर्की का वो था, रूल था, टर्की इस पे शासन करता था, ठीक है। तो जो अब अंग्रेजों को सच में, मतलब ब्रिटिश था जिसको बोला जाता था कि जिसमें कभी एक तरफ सूरज उगता है तो दूसरी तरफ सूरज मतलब सूर्यास्त होता है, बहुत बड़ा जो द ग्रेट करके हिस्ट्री में लिखा गया है ब्रिटिश एम्पायर, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो अंग्रेजों को यहाँ पे लाके सुएज कैनाल के पास रखा गया लॉजिस्टिकल रीजंस की वजह से। और जो इसका जोधपुर लेंसर था, स्पेसिफिक टुकड़ी थी, मतलब जो ब्रिगेड थी जो जोधपुर लेंसर की, उसके जो कमांडर थे वो थे ठाकुर दलपत सिंह। उनके साथ बहुत सारे लोग और भी थे। एक्चुअली ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो उस टाइम पे इंडिया से लाए गए थे, उसके 3-4 मैन कंपोनेंट थे। एक जोधपुर का था, एक हैदराबाद का था, और एक दो और होंगे, मैसूर का भी था एक, और एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, बट 2-3 इस टाइप के ब्रिगेड्स थी। उन सबको, ओबियसली सबका जो मैन था वो तो एक अंग्रेज अफसर ही था, बट जो जोधपुर लेंसर्स था उसके जो कमांडर थे वो ठाकुर दलपत सिंह थे। ये जो एरिया था ऑटोमन एम्पायर का, ये जो जैसे अपने यहाँ बोलते हैं ना, एक दर्रा होता है, एक ओपनिंग पॉइंट होता है। अगर, क्योंकि उस टाइम पे लेबनान, यमन, ये सब जो रीजन थे ये बहुत स्ट्रांग थे। स्ट्रांग इन द सेंस पैसे के मामले में बहुत अमीर थे, क्योंकि सारा सिल्क रूट जो अपना था, रेशम वाला रूट था जो इंडिया का व्यापार का, वो सब इन्हीं रीजन्स में आके खुलता था। तो इनकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत अच्छी थी। ये जो यहाँ से जो स्ट्रीक खुलती है, मैं आपको मैप में दिखा दूंगा। और ये जहाँ पे अभी मैं हूँ, ये जगह एक बैंडविथ था, मतलब 2-3 रीजन्स के, इसको क्रॉस कर लो तो आपके लिए आगे रास्ते खुल जाते हैं, इस टाइप का मादा था। और यहाँ पे जो ऑटोमन थे, मतलब टर्क्स थे, वो बहुत स्ट्रांग थे। तो क्योंकि एक रीजन ये भी है कि अगर आपने पिछली वीडियो आपने अगर देखी होगी, आपसे आग्रह करूंगा कि आप प्लीज जाके देखिए एक बार। तो मैं उसमें जो कैरामल माउंटेन रेंज, इस सब की बातें कर रहा हूँ। तो ये पहाड़ी क्षेत्र है काफी हद तक। और यहाँ पे मैं थोड़ा गेट खोल लूँ, ये पहाड़ी क्षेत्र है काफी हद तक। और यहाँ पे क्या है कि आ, आपको अगर सेना आप ले जाओगे तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट पहाड़ पे चढ़ा दोगे और फिर नीचे ले आओगे, तो इसलिए बहुत दिक्कत होती थी। और ऑटोमन ने, मतलब टर्क्स ने, बहुत सारा अपना एम्यूनेशन, मतलब तोप वगैरह
इसमें छिपा के रखा हुआ था, मतलब ये जो माउंट कैरामल रेंज है उसमें अपना सेट कर रखा था। तो किसी की भी अगर सेना यहाँ से गुजरेगी तो प्लेन रास्ते से ही गुजरेगी ना, नीचा नीचा जहाँ से उनके घोड़े या जो भी टैंक्स निकलेंगे। और टर्क्स क्योंकि हाइट्स पे स्टेब्लिश थे, मतलब जो ऊंचाइयां थी माउंट कामिल माउंटेन रेंज की, वहां पे उनके तोप और रखे थे। तो इस वजह से क्या होता था कि वो डिस्ट्रॉय कर देते थे, उनके पास निशाना था ऊपर से स्ट्रॉन्ग लगा के एम, और वो फाड़ देते थे। तो बहुत मुश्किल था। तो क्योंकि ब्रिटिश ब्रिटिशर्स अपने जवानों को नहीं खोना चाहते थे, मुझे ऐसा लगा हिस्ट्री थोड़ा बहुत जो मैंने समझा, तो उन्होंने सोचा कि ये थोड़ा टफ टास्क है, लेट्स ट्राई विद द इंडियंस, मतलब भारतीय लोगों को इसमें लगा दो, अगर गए मतलब काम हो गया तो बहुत अच्छा, सोने में सुहागा, अगर ना हुआ तो भी काम चल जाएगा, क्या ही प्रॉब्लम है, बोल देंगे उनकी वीरगति प्राप्त हुई, ये सब बोल के। तो भारतीय जो टुकड़ियां चार थी, चारों को अलग अलग काम दिए गए। मैसूर लेंसर्स को बोला गया कि आप ये जो हाइफा रेंज है जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, इस रेंज के आसपास जो पहाड़ी है, मतलब माउंटेन, जो कामिल माउंटेन रेंज है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, तो इनको मैसूर लेंसर्स को ये बोला गया कि आप इनके आसपास से बैकअप दोगे, और जो जोधपुर लेंसर्स थे जिनका प्रतिनिधित्व ठाकुर दलपत सिंह शेखावत जी कर रहे थे, उनको बोला गया कि आप सीधा आक्रमण करेंगे। एक 20-22 किलोमीटर दूर पीछे एक शहर है आको, वहां से स्टार्टिंग करनी थी, और ये पूरा हाईली मिलिटराइज्ड जोन था। मतलब यहाँ पे एक तो बहुत अच्छा पोर्ट है, एक बहुत स्ट्रांग था, जिस पोर्ट का बहुत उपयोग करा हर मतलब जो भी यहाँ पे रूल किया उस पोर्ट का अपना सिग्निफिकेंस था। तो ये हाईली मिलिटराइज्ड जोन में जोधपुर लेंसर्स को बोला गया कि आप इन अंदर से डायरेक्ट अटैक कीजिए, और जितना मतलब आप जितनी डिस्ट्रॉयमेंट, जितनी उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। आको के पास ही एक मशीन गन, मतलब एक मशीन गन द्वारा, टैंक द्वारा दलपत सिंह, ठाकुर दलपत सिंह वहां पे उनको मार दिया गया, वो वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बावजूद, और बहुत लोग एक्चुअली वीरगति को प्राप्त हुए, बट उन बताया जाता है हिस्ट्री में कि उनके लास्ट वर्ड्स थे, उनसे प्रभावित होकर उनकी सेना ने अपने, मतलब होता ना कि जब अपने सेनापति मारे जाएं तो हो सकता है सेना मतलब अपने हाथ पैर खड़े कर दे, बट ऐसा नहीं हुआ, उनके सैनिक आगे बढ़े। एक आगे पॉइंट है, मैं आपको नक्शे में डाल दूंगा, वहां पे फिर एक बार हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर लेंसर्स तीनों की टुकड़ियां इकट्ठी हुई, और फिर उन्होंने प्लान किया कि हम अपने जो जो हमें टारगेट दिया गया उसके साथ इकट्ठा होंगे। और जस्ट मिडिल ईस्ट का हाइफा रोड, जो हाइफा मिडिल रोड बोला जाता है, मिडिल ईस्ट का, जैसे अपना सुएज कैनाल होता है ना कि एक वे टू द यूरोपियन वर्ल्ड है ना, ऐसे ही जो मिडिल ईस्ट का वे टू बेरूत, लेबनान, सीरिया, यमन, जो इस तरफ के मतलब और पूर्व के जो देश हैं, उनको अगर आपको पाना है और आप वेस्टर्न साइड से आना चाहते हैं, मतलब टर्की या फिर यूरोपियन साइड से आना चाहते हैं बाई लैंड रूट, तो आपको ये जगह क्रॉस करनी ही करनी थी। आपको मैं वो जगह पहले दिखाता हूँ, फिर आगे की बात जारी रखेंगे। तो अभी आपको मैं एक, जो मैं बात कर रहा था, सेंट्रल हाइफा रोड, जो कि ऑटोमन अंपायर के टाइम की, आपको मैं यहाँ पे कुछ उस टाइम के सिमेट्री है, कब्रगाह है, वहां उसके बीच से होके ले जा रहा हूँ, क्योंकि अभी वहां पे कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। दूसरा, वो अब रेलवे लाइन बन चुका है। पुराने जमाने में, मतलब 1980 या 1917 के आसपास ये जगह रोड थी एक्चुअली, और फिर बाद में रेलवे लाइन बिछ गई यहाँ पे। आपको यहाँ पे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इनकी कितनी पुरानी कब्रगाहें हैं। ये कोई एनी रॉबर्ट्स, एज 70, मतलब 70 साल के, तब भी इनकी डेथ हुई फेब्रुवरी 13 1928, मतलब 1928 में ये 70 साल के थे। तो मतलब ये हुआ कि ये 1860 के आसपास के इनका जन्म रहा होगा। इससे भी बहुत पुरानी पुरानी, बहुत ज्यादा पुरानी पुरानी कब्रें हैं यहाँ पे। मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक सेकेंड, जस्ट ये आप देखिए। ये तो चलो थोड़ा जल्दी के हैं, मतलब 1892 जो मैंने पहले दिखाई वो इनसे भी ज्यादा पुरानी थी, बट बहुत पुरानी पुरानी, करीब करीब 200 साल पुरानी कब्रें। अगर मुझे कोई मिलेगी तो मैं इसके बाद डाल दूंगा। तो ये कब्रें हैं। तो इसके इस कब्रगाह के जस्ट साइड में, तो अगर आप पाएंगे तो ये भाई साहब जो हैं, भाई साहब है या दीदी है मुझे नहीं पता, दादी बोलो इनको, एनी रोवर्स, ये आई थिंक फीमेल ही है। तो ये जो है वो 1928 में भी, मतलब ये भगवान को प्यारी हुई। तो इनसे जस्ट 10 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। 23 सितंबर 1918 को ये जो रेलवे ट्रैक है, जो कि पहले हाइफा मेन रोड या सेंट्रल हाइफा रोड बोला जाता था, और ये रूट जो है ये बहुत
मतलब अब तो समुद्र को पाट दिया, इसके जस्ट पीछे 100 मीटर समुद्र है, तो अब तो समुद्र को पाट दिया डाल डाल के मिट्टी। बट ये बहुत पतली एक संकरी सी जगह थी जी। इस तरफ अगर चले जाएंगे आप तो आपको जैसा मैं पहले वाली वीडियो में बता भी चुका हूँ कि यहाँ से 45-50 किलोमीटर दूर लेबनान स्टार्ट हो जाता है। तो आपको एक्सेस मिल जाएगा दुनिया के, जैसे उस टाइम पे भारत बहुत समृद्ध था उसी तरीके से दुनिया के मध्य पूर्व के वो देशों का एक्सेस, सीरिया, यमन, जो कि उस समय में बहुत समृद्ध थे। इस युद्ध का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बैटल ऑफ हाइफा का, इतना असर हुआ, इतना फायदा हुआ अंग्रेजों को कि 400 साल पुराना ऑटोमन एम्पायर जो इस रीजन, पूरे रीजन पर था, उसको कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत ने डिमोलिश किया, मतलब उसको खत्म किया। कैसे? क्योंकि ये बैटल ऑफ हाइफा जब अपने जो ठाकुर दलपत सिंह शेखावत साहब थे उन्होंने तो वीरगति को प्राप्त किया, लेकिन दोबारा से जब एक मौका आया, उसी दिन की बात है ये, मतलब अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको टाइम बाय टाइम दिया गया है कि 2 बजे ये हुआ, 10 बजे ये हुआ। एक मौका आया दोबारा से, ऐसा हुआ कि हैदराबाद, मैसूर और जो अपनी जोधपुर लेंसर्स के टुकड़ियां थी वो इकट्ठी हो गई एक पॉइंट पे। मैं आपको नक्शे में डाल दूंगा साइड में वो पॉइंट कहाँ पे था। तो इन्होंने फिर से निर्णय लिया कि नहीं, हम रुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम ट्राई अपना, मतलब जान देने की कोशिश, जान चाहे चली जाए लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे। तो ये दोबारा से जब इकट्ठे हुए तो फिर ये लोग अपना गोल बनाए और मतलब एक बार में अम्यूनिशन अटैक किया। अभी आपको जब मैं यात्रा, जब जब बस के बाहर वाला आर्किटेक्चर दिखा रहा था, तो आप कहीं कहीं पे पाएंगे, अगर कहीं कहीं पे मैंने स्लोमो भी डाला है, तो आप पाएंगे कि थोड़ा सा ऑटोमन एम्पायर, मतलब टर्किश था, इस्लाम था वहाँ पे, इस वजह से आपको काफी मुगलिया टाइप आर्किटेक्चर मिलेगा। अगर आप देखेंगे ध्यान से, थोड़ा मुगलिया टाइप, मतलब जो अपने यहाँ दिल्ली और अपने हिंदुस्तान में जो मुगल आर्किटेक्चर है उसी टाइप का आपको वो जोराब और जो करली करली सा जो आर्किटेक्चर होता है उस टाइप का मिलेगा। तो एक पॉइंट है यहाँ पे अभी भी स्टेब्लिश्ड है। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो ऑटोमन एम्पायर के बारे में मैंने बताया था कि एक हेरिटेज साइट है जिनको इन लोग ने प्रिजर्व कर रखा है अभी भी। तो वही जगह पे अगेन जोधपुर लेंसर्स ने डायरेक्ट अटैक किया। आउट नंबर्ड थे, मतलब अपनी संख्या, उनकी संख्या बहुत कम थी टक्स के मामले में, और उनके पास अपने जो संसाधन थे वो भी बहुत स्ट्रांग नहीं थे, क्योंकि वो इंडिया से आए थे और ये लोग यहाँ पे स्टेब्लिश्ड थे। इसके बावजूद उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और एक झटके में करीब करीब उन्होंने, कुछ नंबर्स हैं, मतलब 500 के आसपास उन्होंने लोगों को प्रिजन किया, कैदी बनाया और बहुत लोगों को मार गिरा के यहाँ पे हाइफा को जीत लिया, मतलब हाइफा को जीत लिया। और ये जो घटना है 23 सितंबर 1918 की, उसने ब्रिटिशर्स को एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया, मतलब बहुत जो कि युद्ध, मतलब उनका इस रीजन में वो काफी कमजोर हो रहा था उनका युद्ध, उन्होंने वो युद्ध करीब करीब जीता। इसकी वजह से, मतलब करीब करीब नहीं, ये युद्ध जीता और इसकी वजह से आगे वो मार्च कर पाए, इसलिए उन्होंने मेजर दलपत सिंह को, ठाकुर दलपत सिंह को हीरो ऑफ हाइफा की उपाधि दी। और यहाँ के लोग इजराइल की इस पुस्तकों में, इजराइल की किताबों में दलपत सिंह के बारे में, राजपूत लड़ाकों के बारे में काफी हद तक, अगर आप 12th भी करेंगे तो आपको पढ़ने को मिलता है। क्योंकि वो जो दिन है 23 सितंबर 1918 का, उस दिन ने इस पूरे रीजन को, इस पूरे, मतलब इस पूरे इजराइल के इतिहास को बदलने की कोशिश, मतलब बदला। और उसके याद में जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ, इंडियन मेमोरियल सीमेटियल, भारतीय मतलब कब्रगाह या भारतीय शमशान घाट, उसके नाम से ये जगह को बनाया गया है। आप अगर देखेंगे तो इसके दो दो भाग हैं। एक भाग हिंदुओं का है, जहाँ पे जो लोग हिंदू थे, जो वीरगति से प्राप्त हुए, क्योंकि हैदराबाद भी इन्वॉल्व था उस टाइम पे, ब्रिटिश आर्मी मीन्स ये नहीं था कि पाकिस्तान नहीं इन्वॉल्व होगा, क्योंकि ये 1918 की बात है। तो बहुत सारे इस जो टुकड़ियां, सैनिक टुकड़ियां थी, इनमें मुस्लिम सैनिक भी थे, मुस्लिम लड़ाके भी थे, उन्होंने भी वीरगति प्राप्त करी। तो दो लोगों का अलग अलग सेपरेट बनाया गया है। तो मैं अभी आपको पहले भारतीय हिंदू जो सैनिक थे उनके बारे में थोड़ा सा दिखाता हूँ, उनके बारे में, उनकी जो याद में जो मेमोरियल जो स्टोन रखा गया है, उनके सम्मान में जो रखा गया है उसको दिखाता हूँ। और उसके बाद फिर हम पीछे चलेंगे, जिसमें मुसलमान भाइयों का जो उस टाइम पे रहे होंगे लड़ाके सैनिक, उनका जो, उन्होंने जो वीरगति प्राप्त करी उसके बारे में जी। तो आपको एक बार पूरा स्ट्रक्चर दे दूं जो बनाया गया है। ये हाइफा शहर इजराइल में लेबनान से 45 किलोमीटर अंदर, और उसकी एक जगह है लेव हदर, उसके आसपास। ये आप अगर पाएंगे, क्योंकि इसी स्पेसिफिक पॉइंट पे ही उन्होंने जीत प्राप्त करी। तो आप उधर, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो ये माउंटेन कार्मल रेंज का एक हिल है, अगर आप इधर देखेंगे, ये माउंटेन कार्मल रेंज का एक हिल है। और इसी तरीके से इस तरफ समुद्र है, अगर आप इस तरफ जाएंगे तो 100-150 मीटर के बाद इस तरफ समुद्र आता है। बीच का बहुत सकरा रास्ता यही था,
और क्योंकि 400 साल से ऑटोमन एम्पायर, जैसा मैं बता चुका हूँ, वो था, तो इन सब हिल्स पे उनका अपना एमिनेशन स्टेब्लिश था, मतलब उन्होंने अपने जो औजार थे वो पहले से स्थापित कर रखे थे। इसके बावजूद भारतीय लड़ाकों ने, भारतीय सैनिकों ने यहाँ पे आके ऑटोमन एम्पायर के जो सैनिक थे उनको मार गिराया। उनके सम्मान में जो जगह बनाई गई वो ये है। आपको मैं अपने नायकों के, अपने जो सैनिक थे उनके सम्मान में इजराइल के हाइफा शहर में जो पत्थर रखा गया है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे लिखा है 1914 टू 1918, मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध का जो टाइमलाइन है उसको दिखाया गया। और नीचे लिखा है 29 सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी आर ऑनर्ड हेयर, मतलब 29 लोगों को वीरगति प्राप्त हुई थी इस जगह पे। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट पे ही अगर आप पाएंगे तो एक तरफ लिखा है ओम भगवते नमः, और दूसरी तरफ क्योंकि पंजाबी बहुत सारे सैनिक थे इन टुकड़ियों में, तो लिखा है यहाँ पे पंजाबी में, गुरुमुखी में। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं एक्चुअली पढ़ नहीं पाता हूँ, बट मुझे लग रहा है लिखा होगा वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का फतेह, या उसको जो ट्रांसलेट करते होंगे गुरुमुखी में, उसके बारे में कुछ लिखा होगा जी। मेरा जस्ट अंदाज है, अगर कुछ गलत हो तो प्लीज क्षमा कीजिए। इसके नीचे इन लोगों के नाम भी लिखे हैं। 97th डेक्कन इन्फेंट्री जो थी, जो इन्फेंट्री 97 डेक्कन मतलब दक्कन का पठार है, वहाँ की जो इन्फेंट्री रही होगी, वहाँ के जो लोग वीरगति को प्राप्त किए वो थे सिपॉय। ये अंग्रेजों का अपना, जैसे कानपुर को काउंटपुर कर देते हैं ना, वैसे इस सिपाही को सिपॉय। नीचे देखो आप लिखेंगे रुचमान सिंह, जो 1/191 सिख इन्फेंट्री थी, उसके हवलदार अमर सिंह, और म्यूल कॉप्स मतलब घुड़सवार जो रहे होंगे उनमें ड्राइवर देवीदास और लदमान सिंह। इसके बाद सैडलर, सैडलर मुझे नहीं पता, अच्छा सैडलर गोरखा, तो गोरखा इन्फेंट्री थी, उसमें जो रहे होंगे उसमें फॉलोअर्स सेंट्रल डिपोट, फॉलोअर्स शिवेनाथ, शिवेनाथ, ये लोग थे जिन्होंने जो गुरु, जो मतलब सिख धर्म को के थे और जिन्होंने यहाँ पे वीरगति प्राप्त की थी। इसी तरीके से अगर आप इधर चलेंगे, जो हिंदू वाला रेंज है उसमें काफी ज्यादा लोग हैं। अब अगर आप देखेंगे लिस्ट बहुत बड़ी है, ठीक है। तो जो इसके अलावा जो स्किनर्स हॉर्स थे, जो घुड़सवार थे, उनमें सवार, अगर ये आप पाएंगे तो सोवार लिखा है बट ये सवार है, सवार गुमान सिंह, और सेकेंड लेंसर्स गार्डनर्स हॉर्स सवार माकद सिंह, ऐसे ही फोर्थ कवेलरी सवार सोहन सिंह। एक्चुअली सवार जो लिखा है ये सवार है, जो अपने घुड़सवार होते हैं उनके बारे में कह रहे हैं। और 16th कवेलरी में सवार कहर सिंह, ये लोग थे। इसके बाद 19th मतलब 19वीं लेंसर फेनिस हॉर्स, ये जो नाम है एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने अपने कन्वीनियंस के लिए, जो अपने हमारे अपने सैनिक थे जो कि जोधपुर लेंसर, हैदराबाद लेंसर, मैसूर लेंसर्स के थे, उनको अपनी नोमेनक्लेचर के लिए रखा होगा, मुझे ऐसा लगता है। इसमें देखो 19th लेंसर्स है जो, उसमें सवार करतार सिंह और मधुसूदन सिंह, तो इतने लोग इसमें थे। इसके अलावा ऐसे ही बहुत लंबी लिस्ट है काफी, मतलब 29 लोग हुए थे। ये 19th लेंसर्स डेक्कन हॉर्स जो था उसमें सवार भोमा सिंह, और नीचे भूप सिंह, ऐसे ही रामलाल, रंजीत सिंह, और जो लोग, ये जो मैं पीछे दिखा रहा था अभी, पैलेस्टीनियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी था, उसमें गैंगमैन दिल्लाराम, और 105th मतलब 105वीं मराठा, जो मराठा देखो कैसे लिखा है, एक्चुअली मराठा होना चाहिए बट लिखा है महरट्टा, महरट्टा लाइट इन्फेंट्री सिपॉय रजप्पा मलकापन, और नीचे जो है वो 91st पंजाब लाइट इन्फेंट्री सिपॉय केहर सिंह और लव सिंह। तो ये लोग हैं। इसके अलावा एक और लिस्ट है, जब मैं सब पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है ये भी पढ़ लेना चाहिए। सिपॉय गरब्बा सिंह ऑफ 121 पायनियर्स, ऐसे थर्ड क्वीन अलेक्जेंडर्स ओन गुरखा राइफल सिपॉय। अच्छा ये देखिए, गुरखा राइफल आपको पता होगा कि गुरखाओं के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई बोलता है मैं मरने से नहीं डरता, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गुरखा है। ये वर्ड्स हैं आर्मी की भाषा में। तो ये गुरखा सुरजन सिंह जो कि थर्ड क्वीन थी अलेक्जेंड्राज, उनके खुद के जो सैन्य मतलब वो रहे होंगे सेवादार, या फिर जो उनके अंगरक्षक रहे होंगे शुद्ध हिंदी में, वो उनमें से थे सिपॉय सुरजन सिंह। और 51st सिख फ्रंटियर फोर्स हवलदार सदंगार सिंह, इन्होंने पता नहीं अंग्रेजों ने कुछ तो अजीब सा लिखा है, कुछ होगा सदंगार सिंह, उनका नाम शायद इन्होंने अजीब कुछ अलग ही तरीके से लिख दिया। और 27th पंजाब जो इन्फेंट्री थी उसके सिपॉय कन्हैया
मंगता सिंह और इधर सुरैन सिंह। इसके बाद 30th पंजाब में सिपॉय संगा सिंह और तिलोक सिंह। तो ये लोग थे, ये जो भारतीय सेना के थे। एक देखा जाए बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के भारतीय सेना के जो हिस्सा होते थे उनमें से थे, लेकिन ये लोग ब्रिटिश जो इंपीरियल आर्मी थी उसमें, क्योंकि इनके अपने प्रिंसली स्टेट्स द्वारा भेजे गए थे, और ये इस स्पेसिफिक जगह पे, फिर मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, इस स्पेसिफिक जगह पे ही वीरगति को प्राप्त हुए। और आपने पाया होगा कि यहाँ पे जिन नायक की मैं बात स्टार्टिंग कर रहा हूँ, जिनके आसपास का ये पूरा ब्लॉग है, जिनका नाम है ठाकुर दलपत सिंह, उनका इनका नाम नहीं लिखा क्योंकि इस जगह पे वो वीरगति को प्राप्त नहीं हुए, राइट। और इसके अलावा जो भारतीय सेना, मतलब भारतीय प्रिंसली स्टेट से जो लोग सेना में ब्रिटिश आर्मी में शामिल हुए और जो इस्लाम धर्म फॉलो करते थे, उनके बारे में, उनके जो नाम हैं उनकी लिस्ट यहाँ लिखी है। तो आप फिर एक बार सेम टाइप का, जैसा हमने अभी पहला देखा, वैसा ही पत्थर है। स्टार्टिंग में टॉप पे वही लिखा है 1914 टू 1918। ये कुछ अरेबिक कैलियोग्राफी में लिखा है। मैं पढ़ नहीं पाऊंगा क्योंकि उर्दू पढ़ भी नहीं पाता हूँ। दूसरा, ये कैलियोग्राफी थोड़ी जो डिजाइन वाली होती है ना, सजावटी, वैसी है। बट मुझे आशा है ये शायद अल्लाह अकबर टाइप कुछ लिखा होगा। मैं ऐसा सोचता हूँ। अगर गलत हूँ आप लोग प्लीज, जो लोग अरबी उर्दू पढ़ते हैं, जानते हैं, प्लीज मैं आपको एक बार फोकस करके दिखा रहा हूँ। आप एक बार पढ़ के मुझे दिखाइए, बताइए कि कमेंट सेक्शन में ये क्या लिखा है। मैं सोच रहा हूँ ये अल्लाह अकबर ही लिखा है, आई थिंक। तो इसमें भी पंजाब रीजन से 72nd पंजाब में सिपॉय कोइन खान और फॉलोअर बाग अली, आप अगर इधर देखेंगे। ऐसे 7th पाइनियर्स में नायक अहमद दीन, और 91st पंजाबीज में लाइटर इन्फेंट्री में सिपॉय रोशन दीन और सहाद दीन। ऐसे 27th पंजाब में सिपॉय झांगड़ा लाल शाह गुल और मेहर खान। ऐसे नवाब कहीन शहीद नवाब खान, एक्चुअली आई थिंक टाइपो है, या उनका नाम हो सकता जो अंग्रेजों ने लिस्ट बनाई होगी उसी में गलत दिया हो। ये नवाब खान होना चाहिए, सीधा सीधा सा दिख रहा, बट इन्होंने कहान करके कुछ लिख दिया। और सईद हुसैन शाह और सलेह मोहम्मद। इसके बाद 2/155 इसमें जो इंडियन इन्फेंट्री थी उसके थे अब्दुल खन्नन और खैरती खान और खमीद खान। तो ये लोग थे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा है इन मेमोरी ऑफ दीज मुस्लिम सोल्जर्स एंड देयर अननोन हु डाइड इन द सर्विस ऑफ द इंडियन आर्मी एंड हु आर बरीड हेयर। तो इन लोगों को एक्चुअली इनका अंतिम संस्कार भी इसी जगह पे किया गया था। और ये लोग जो नाम लिखे हैं वो लोग हैं जिनको पहचान लिया गया। इसमें लिखा कि इन द मेमोरी ऑफ ऑल्सो दोज हु वर नॉट नोन, मतलब अननोन लिखा है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे और भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने वीरगति प्राप्त की, बट जिनका कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं मिला बाद में, तो उनका नाम नहीं हो पाया। और यहाँ पे आप पाएंगे म्यूल कॉप्स, मतलब जो घुड़सवार रहे होंगे, साइक सूडान, ओके सूडान में, ओके ये सूडान पता नहीं क्या लिखा, या तो किसी का नाम है या सूडान या सूडान क्या है समझ नहीं आ रहा। तो इजिप्टियन आर्मी मेडिकल कॉप्स, ओके। तो ये लोग थे जो इजिप्टियन आर्मी में भी थे और मुस्लिम थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे उनको भी रखा गया है, तो इसलिए उनका भी नाम लिखा है। कैप्टन मुराद हुसैन और इजिप्टियन कैमल ट्रांसपोर्ट कॉप्स, सैडलर बोलते थे जो ऊंट का सवारी करते हैं, ऊंट सवार होते हैं, उनमें थे अहमद अब्दुर रहमान, ओके। तो ये जो बनाया गया है, निर्माण किया गया है, ये उन नायकों, उन सारे शहीदों के सम्मान में बनाया गया है जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया ब्रिटेन को, इंग्लैंड को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत हेल्प करा कि वो यहाँ से लेबनान में एंटर कर गए। उधर से बेरूत, जो कि उस टाइम पे बहुत प्रॉस्परस था, जो कि लेबनान का आपको पता होगा, लेबनान का राजधानी है, वहां पे गए, वहां पे उन्होंने आक्रमण किया और काफी उनको फायदा हुआ इस युद्ध में। तो उनके स्थल से, ऐसे नायकों के स्थल से, उसमें जिनकी मैं स्पेसिफिकली बात करने के लिए आया था, ऐसे ठाकुर दलपत सिंह के इतिहास को जानने के लिए आपसे रूबरू हुआ मैं। तो इसी के साथ मैं आपको कुछ रेफरेंस भी दे रहा हूँ इन नायकों के बारे में, जिनके बारे में अभी हमने थोड़ी बहुत बात करी। इतिहास में हम इनको नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर आप बृहद इतिहास या रिसर्च करेंगे, आप स्पेसिफिकली वर्ल्ड वॉर 1 की
इस रीजन की जो लड़ाइयाँ हुई उनको जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप इन लोगों के नाम पाएंगे, या आप इस जगह को अभी विजिट करें तो आपको लगेगा अच्छा ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगा कि अपने भारत का इतिहास, जो कि हम काफ़ी हद तक नॉर्मल नहीं जान पाते हैं, बहुत कम लिटरेचर जिन पे अवेलेबल है, मतलब बहुत कम बातें लिखी गई इस टाइप के इतिहास में, क्योंकि फिर भी एक एडवांटेज अगर आप देखें तो पाएंगे कि ये क्योंकि अंग्रेजों का लड़ा हुआ युद्ध था, इसलिए डे बाय डे, तारीख बाय तारीख और समय बाय, लाइक इसका जो हिस्ट्री लिखा गया है वो ऐसे लिखा गया है कि 2 बजे आको में अटैक किया, वहाँ पे ये हुआ, 4 बजे ये लोग यहाँ मिल गए, 6 बजे यहाँ पे अटैक किया, जीत गए, 8 बजे यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए। तो इस तरीके का बहुत मोमेंटरली डिटेल्ड है ये सब इतिहास। फिर भी हम अपने इतिहास की किताबों में नहीं पाते हैं, जो किताबें हम नॉर्मली पढ़ते हैं अपने पढ़ाई के दौरान। तो मेरा एक प्रयास था, मेरी इच्छा थी कि आपको भी रूबरू कराया जाए इस इतिहास से। तो इसी के साथ मैं आपको नमस्ते राम राम कर रहा हूँ, और ये चाहता हूँ कि आपको कुछ रेफरेंस दिए जाऊँ साथ साथ में, और आप प्लीज़ एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए इन चीज़ों को। आप पाएंगे कि काफ़ी गौरवशाली इतिहास है। और हमें जो लोग इंडियन आर्मी में, आज भी पता है आपको कि बहुत सारी परंपराएं अभी भी इन घटनाओं के ऊपर चल रही हैं। अभी भी 23 सितंबर को बहुत इंपॉर्टेंट दिन माना जाता है, और अभी भी जो लोग आर्मी हिस्ट्री को जानते होंगे, या जो लोग आर्मी हिस्ट्री से एफिलिएटेड होंगे, जो जिनका परिवार आर्मी से रिलेटेड होगा, उन आप पाएंगे कि वो लोग आज भी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये इंडियन आर्मी की हिस्ट्री में बहुत बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन था। और जो लेंसर्स, जोधपुर लेंसर्स और ये सब जिन 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 टुकड़ियों की, जिन जिन ब्रिगेड्स की मैं बात कर रहा था अभी तक, उन ब्रिगेड्स बाद में जब भारत आज़ाद हुआ और अपनी जब सेना बनी, तो उनमें उन्हीं के नाम से आज भी कंटिन्यूएशन है। तो उनके अपने शौर्य गाथा में इन दिनों का, इन लम्हों का एक बहुत बड़ा इतिहास है, और उनको स्वर्णाक्षरों में अंकित किया गया, और वो लोग आज भी उनको मानते हैं। आपको जो बैक साइड में अभी दिखा रहा था रेलवे ट्रेन, तो आप देखिए जो ट्रैक दिखा रहा था वहां से देखिए अभी रेल गुजर रही है, अगर आपको देख पाएंगे, अगर आप देख पाएंगे तो ट्रेन गुजर रही है, नहीं दिखा शायद। ओके, तो वो सेंट्रल हाइफा रोड एक बहुत बड़ा ओपन गेटवे था लेबनान के लिए, बेरूत के लिए। तो जब अंग्रेज ये जगह जीत लिए, उनको यहाँ पे फायदा हुआ, इसकी वजह से ही वो अंदर इन्फिल्ट्रेट कर पाए और उनको बहुत फायदा हुआ, इसलिए शायद उन्होंने थोड़ा बहुत सम्मान देने की कोशिश करी, अपने इतिहास में हमें इन्वॉल्व भी किया कुछ हद तक। तो इसी के साथ आगे की वीडियोज, जिनमें हो सकता है हम इसी तरीके के कुछ ऐतिहासिक पन्नों को आपके सामने रख पाएँ, और ऐसे अपने लाइक ऐसी वीर गाथा की कहानियों के नायकों को नमन करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए आपसे विदा लेते हैं, और आशा और कोशिश करते हैं कि आप हमारी कोशिश को थोड़ा इज्जत सम्मान से देखेंगे, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे, जारी रखेंगे। अब